नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपके सीटेट के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो वह अब हमारा जो काम है वो ये है कि हम अपने एग्जाम की तैयारी करने लगें। तो आज उसी हिसाब से आपकी पहली क्लास होने वाली है हिंदी पेडागोजी की, या कहें हिंदी शिक्षण शास्त्र की। ऐसे समझिएगा कि आज की क्लास से आपके एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाते हैं। चाहे वो आपकी बात कर लें हम भाषा अर्जन से, या बात कर लें आपकी भाषा अधिगम से। इन दोनों से ही आपके 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल पेपर फर्स्ट वाले ही पढ़ें या पेपर सेकंड वाले ही पढ़ें। दोनों के एग्जाम में आता है तो दोनों ही छात्रों को पढ़ना होगा। ठीक है। एग्जाम जो है वो आपका 1 दिसंबर को है। तो उस हिसाब से आप आज से क्लासें शुरू कर दी हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज आपकी पहली क्लास होगी और क्लासें आपकी निरंतर चलती रहेंगी। नई क्लासों को देखने के लिए बस हमारे साथ आपको जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। बात कर लें अगर आपकी, तो मैंने स्वयं लगातार 4 बार सीटेट एग्जाम को निकाला है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। उसी हिसाब से हम आपको वो तैयारी कराएंगे जिससे आप अपने एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं, अपने नोट्स के साथ में, अपने बेहतरीन कंटेंट के साथ में। क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में क्या आता है और उसे कैसे हल करना है। ठीक है। चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आज आपकी पहली क्लास होने वाली है हिंदी शिक्षण शास्त्र की, और ऐसी ही हजारों क्लासें आपको मिलने वाली हैं, ऐसे समझिएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज जो है आपकी इसमें वो है कि भाषा क्या है। हिंदी शिक्षण शास्त्र में या कहें हिंदी पेडागोजी में भाषा के ऊपर भी आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। क्या है कि भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे समझिएगा कि हम आपसे बोल रहे हैं, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो हम ये भाषा से ही तो बोल रहे हैं। हमारे पास जो शब्द जो हम मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो भाषा एक माध्यम ही तो है। उसी के माध्यम से आप उसी भाषा को समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे तमिल में बात करूं तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो भाषा जो है वो एक व्यक्ति के समझने का साधन भी हो सकती है। ठीक है। विचारों के आदान प्रदान का साधन भी हो सकती है, क्योंकि हम अपने आप विचार जो है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है। आप मेरे विचारों को सुन रहे हैं, आप मेरे पढ़ाने के जो तरीका है उसको देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो हमारी भाषा में आती हैं। ठीक है। भाषा के एक माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। अब आप समझिएगा ऐसे कि जैसे आप हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो हम जो बता रहे हैं कि भाषा क्या है तो उसको आप समझ रहे हैं। तो इसका जो मैं माध्यम यूज कर रहा हूँ, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, वो मैं किससे बोल रहा हूँ? एक माध्यम से ही तो बोल रहा हूँ, एक भाषा है, हिंदी भाषा से ही तो बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो होता है वो हमारी भाषा है। इसके आगे देखते हैं कि भाषा एक ज्ञान प्राप्ति का साधन है। देखिएगा, भाषा से ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, लिपि के माध्यम से भाषा को लिखा जाता है। सबको पता है हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? हमारी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, और लिपि के माध्यम से ही भाषा को लिखा जाता है। ठीक है। और कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। मान के चलिएगा तमिल का कोई शब्द है, ठीक है, तो उस शब्द को आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे केरल का शब्द है अंबुमा, या कोई भी केरल का शब्द हो गया, उस शब्द को अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब केरल में केरल हो सकता है दूसरी तरीके से लिखा जाता हो, ठीक है, लेकिन हिंदी में आप केरल को बिल्कुल ही आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है कि आप कोई भी भाषा को अपनी किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, किसी की लिपि भी। ठीक है। तो ये हमारी भाषा के ऊपर बेसिक सी चीज़ें हुई कि भाषा क्या है। तो भाषा एक विचार, और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें हमारे वीरों, अगर आपको क्लास समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन उसे रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम जो है हमारा, वो रटने पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। वो कहता है कि अगर आपने चीज़ों को रटा तो आपकी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी, आप उसको अच्छी तरीके से पेपर में हल नहीं कर पाएंगे। भाषा से आप अगर भाषा को समझ लेते हैं तो भाषा की 2-3 बातें बेसिक समझिएगा कि भाषा क्या है। तो हम कहें कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो एक हिंदी भाषा के शब्द हैं। तो यही तो हमारी भाषा है। सबसे आसान चीज़ है इसमें। ठीक है। इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो भाषा के प्रकार की अगर बात करें तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहला जो आपका होता है वो मौखिक भाषा। ठीक है। दूसरा जो आपका होता है वो लिखित भाषा होती है। ठीक है। और तीसरी जो भाषा होती है वो आपकी सांकेतिक भाषा होती है। अब बात कर लेते हैं कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा है क्या।
तो बेसिक मोटी मोटी चीज़ें समझिएगा कि मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो मुख के द्वारा बोली जाती है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ वो हमारी कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। तो जो भाषा मुख से बोली जाती है, मुख से बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? वो आपकी मौखिक भाषा होती है। यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, वो हमारी मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जो इस पीडीएफ में जो कंटेंट के रूप में लिखा गया है, वो हमारी लिखित भाषा है। ठीक है, इस कंटेंट के रूप में जो आपको दिख रहा है, ये जो चीज़ें लिखी हुई पूरे, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या हो गई? ये हमारी लिखित भाषा में आएंगी। ठीक, अब सांकेतिक भाषा क्या है? अब ऐसे समझिएगा कि कभी कभी ऐसा हो, जैसे आप चौराहे पर होमगार्ड को वो ट्रैफिक हवलदार को ले लीजिएगा, कोई भी ऐसा आदमी जिस क्लास में आप समझिएगा कि शिक्षक गए, आप टीचर बन गए, आप क्लास में गए, तो बच्चे आपको देखते ही खड़े हो जाएंगे। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि खड़े हो जाओ, हम आ रहे हैं। ठीक है, राजा महाराजाओं के समय जैसा ऐसा तो नहीं होगा। आपको क्या, आप जैसे ही क्लास में एंटर करेंगे बच्चे खड़े हो जाएंगे, यानी कि एक संकेत है कि आपको आदर देना है उन्हें। ठीक है, वो बच्चे आपको आदर दे रहे हैं। तो ये जो तरीका होता है ये सांकेतिक भाषा में आता है। जैसे कभी कभी हम अपनी आंखों से ही किसी को बता देते हैं कि तुम कितने गुस्से में हो। ठीक है, कभी कभी हम उंगलियों से, जैसे किसी को बैठाना होता है तो हाथ ऊपर करके थोड़ा नीचे झुका देते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसे करके इशारा करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो हमारी सांकेतिक भाषा में आती है। तो संकेतों के द्वारा जब हम भाषा को प्रदर्शित करते हैं तो हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि मौखिक भाषा क्या होती है। तो यहीं पर इसकी परिभाषा है कि मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसको बोलकर व्यक्त किया जाता है और बातचीत के दौरान मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं है कि लिख के बात कर रहे हैं, या संकेतों में चुप खड़े हैं, दोनों संकेतों में बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे उंगलियों से बात कर, ऐसा तो नहीं है। वो जो बातचीत हो रही है वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। क्लास में टीचर जो आपसे बातचीत करता है या आप अपने घर वालों से जो बातचीत करते हैं वो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और भाषा अर्जन में मौखिक भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल बेसिक से हम क्लास को इसलिए लेकर के चल रहे हैं ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे जब 1 से 2 प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो आप यही चीज़ें हल नहीं कर पाएंगे और फिर आप वो चीज़ें पढ़ने से रह जाते हैं। आप कहते हैं कि एग्जाम में ये प्रश्न छूट गया। और इस बार की हिंदी पेडागोजी या कहें हम पूरी सीटेट में कोशिश करेंगे कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब काम की बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, क्योंकि आप चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें या पेपर सेकंड की आप लोग तैयारी कर रहे हों, दोनों ही पेपरों के लिए आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि मैंने स्वयं लगातार 4 बार अपने सीटेट एग्जाम को क्लियर किया है। हमने कम से कम 100 से 200 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, उनमें से वो कंटेंट तैयार किया है आप लोगों के लिए जो अगर आप वो कंटेंट पढ़ लेते हैं, चाहे कितना भी हार्ड आपका सीटेट का पेपर आ जाए, आप उसमें से 110 प्लस करके आएंगे। हमने स्वयं 4 बार सीटेट एग्जाम निकाला है, 110 प्लस स्कोर किया है, तो आप वो 110 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। और मैंने उसकी कुछ बेसिक चीज़ें जान ली हैं, उन बेसिक चीज़ों से ही आपका एग्जाम निकलेगा। जुड़िएगा हमारे साथ। ऐसे समझिएगा कि आप लोगों का साथ ही हमें लगेगा कि हमें वाकई में और ज़्यादा मेहनत करनी है। शेयर करिएगा क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को फैलाइएगा, क्योंकि हमें लगता है, फिर हमें लगे कि वाकई में हमारे जो साथी हैं वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कि भाषा, मौखिक भाषा हमने समझ ली, लिखित भाषा भी हमने समझ ली। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जल्दी जल्दी से जान लेते हैं कि लिखकर जो प्रयोग की जाने वाली भाषा हमारी लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कहानी, कहानी हमारी लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। जैसे मान के चलिएगा कोई लेखक है, अब लेखक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लेखक को बताने के लिए हम कहानी का ही तो प्रयोग करेंगे, कहानी के द्वारा ही तुम कहेंगे। अब कोई पत्र लिखना है, किसी को कोई चीज़ बतानी है, तो हम लिख करके ही वो चीज़ बताएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? वो लिखने के कार्यों के अंतर्गत आती हैं। पत्र लिखना हो गया हमारा, कोई कहानी लिखना हो गया, कोई किताब लिखना हो गया, अपने नोट्स लिखना हो गया, तो ये हमारी चीज़ें वो लिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं। और लिखित भाषा अधिक स्थायी होती है। तभी आप देखिएगा कि खेती किसानी का जो कोई काम होता है, कोई बड़ा एग्रीमेंट होता है, तो लिखित रूप से होता है। क्योंकि मुख से बोली जाने वाली भाषा, अब राम राज्य तो रहा नहीं कि हाँ एक बार वचन दे दिया तो चल बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अब किसमें, अब लिखित भाषा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हाँ तुमने ये बात कही थी, ये तुम्हारी सिग्नेचर है और तुम्हारी ये बात पक्की है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं सांकेतिक भाषा। तो संकेत के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है और इस भाषा का प्रयोग इशारों के द्वारा होता है। आपको हमने पहले ही समझा दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक पर
कि भाषा अर्जन क्या है। परिभाषा छोड़िएगा, हम अपने हिसाब से आपको पहले समझा देते हैं, फिर परिभाषा पढ़ेंगे। आप ऐसे समझिएगा कि भाषा अर्जन की बात करें, जैसे छोटे बच्चे का घर में जन्म हुआ, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हुआ, धीरे धीरे उसने बोलना सीखा। अब अब ऐसा तो नहीं है कि हिंदी, जो मान के चलिएगा यूपी का बच्चा है, वो जो बड़ा हो रहा है तो वो तमिल बोलने लगा यूपी में रह करके। कभी ऐसा हुआ है? आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। क्या होगा कि अगर वो यूपी में है तो वो कोशिश करेगा वो हिंदी ही बोलेगा, कोशिश क्या करेगा, 100% वो हिंदी बोलेगा। या उसके माता पिता का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा इंग्लिश का है तो कोशिश करेगा कि वो अंग्रेजी बोलेगा। तो ये क्या होता है, इस तरीके से जो भाषा को सीखा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है भाषा अर्जन। सबसे बड़ी जो आपकी डेफिनेशन होती है वो यही होती है। एक बार और समझेंगे अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, कि मान के चलिएगा कि आपका जन्म जो है वो यूपी के कोई एक जिला ले लीजिए, मान के चलिएगा यूपी में ही कहीं हुआ है, ठीक है। अब आप पहुंच गए तमिलनाडु है, तो वहां पर जो माहौल है वो अलग है, यहाँ का जो माहौल है वो अलग है, ठीक है। अब यूपी का बच्चा, जैसे आपके घर में छोटा बच्चा होगा, हम फिर से वही उदाहरण ले रहे हैं। अब उस छोटे बच्चे को ये तो नहीं है कि वो तमिल सीख जाए या वो केरल की भाषा सीख जाए, मलयालम सीख जाए, तो ऐसा तो नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि आप अगर हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, घर के बड़े या आस पड़ोस के लोग, तो वो हिंदी भाषा ही सीखेंगे, ठीक। अगर बच्चा केरल में जन्म लिया है उसने, तो वो आप उसे कितनी भी कोशिश करिएगा, अगर आप लोग मलयालम बोल रहे हैं तो बच्चा मलयालम ही बोलेगा। तो ये जो बड़ों के द्वारा, आस पड़ोस के वातावरण के द्वारा जो भाषा सीखी जाती है वो हमारी भाषा अर्जन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वो हमारी भाषा अर्जन कहलाती है। अब आगे देख लेते हैं इसको अच्छी तरीके से, कि भाषा सीखने का वह माध्यम जो अपने आस पड़ोस एवं परिवार के द्वारा सीखी जाती है। छोटा बच्चा हो गया जो अपने परिवार के माध्यम से ही तो भाषा सीखेगा। अब आप मान के चलिएगा कि 2 साल का 3 साल का बच्चा है, अब उस ये तो नहीं कि वो नोट्स लिख रहा है, आप कह रहे बेटा ये आ है इसको पढ़ो, अब तुम ये भाषा पढ़ो, तो बहुत अच्छी तरीके से नोट्स लिखा रहे हैं आप उसे, तब समझा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। बच्चा आप जो बोल रहे हैं उसी तरीके से वो बोल रहा है, उसी तरीके से बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो इसमें किसी भी ज़्यादा बड़ी उसकी ज़रूरत नहीं होती है, कॉपी किताबों की ज़रूरत नहीं होती, विद्यालय की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। उसके बाद इस भाषा को सीखने में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, आराम से एक दूसरे को सुन सुन कर सीख जाते हैं, तथा अभी माता पिता एवं परिवार के बड़े लोगों के द्वारा अनुकरण करके सीखा जाता है। अनुकरण का मतलब समझिएगा, यहाँ पर अगर आपके सीटेट एग्जाम में कहीं भी अनुकरण शब्द मिल जाता है तो वो एक पॉजिटिव शब्द होता है, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है दूसरे को देख करके सीखना है। इस भाषा को मातृभाषा भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चा अपने माहौल में सीखता है, माँ की जो भाषा होती है मातृभाषा। अब आप काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये कहेंगे भाषा अर्जन सर वो तमिलनाडु में चला गया तो वो मातृभाषा नहीं होगी, वाकई में नहीं होगी। लेकिन वो अगर छोटा बच्चे के लिए हमने शब्द प्रयोग किया है कि इस भाषा को मातृभाषा भी हम कह सकते हैं। क्यों, जब छोटा बच्चा अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है वो हमारी मातृभाषा के अंतर्गत आती है। और बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से वहाँ जाते हैं, दूसरी जगह दूसरी भाषा में, ठीक है। चलिएगा, इस भाषा को सीखने में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। मान के चलिएगा कि अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप जब पानी बोलना सीखते हैं तो आपको ये नहीं कहा जाता कि बेटा इसमें ये संज्ञा लगेगी, बेटा इसमें ये होगा, बेटा इसमें जो स्वर जो स्पर्श व्यंजन है वो ये आएंगे, बेटा इसमें अंतस्थ व्यंजन नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो नहीं सिखाई जाती हैं आपको। आप सीधा ही पानी बोल देते हैं, आप सीधा ही रोटी बोल देते हैं, आप सीधा ही जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो बोल देते हैं, ठीक है। बच्चा स्वाभाविक रूप से यानी कि आसानी से भाषा सीख जाता है। तो भाषा अर्जन की आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि भाषा अर्जन है क्या, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं भाषा अर्जन में जो आपकी सीधी ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं। वो क्या होती हैं, तो भाषा अर्जन के बारे में वो चीज़ें जान लेते हैं। पहली चीज़ होती है कि इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। वाकई में एक छोटे बच्चे को कौन सी व्याकरण की जरूरत होती है इसमें, ठीक है। इसकी प्रक्रिया सहज एवं स्वाभाविक होती है। बच्चा आसानी से सीख जाता है कि उसे भाषा अर्जन में उसे ज़्यादा नियमों कायदों की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे जो बड़े बोल रहे हैं उसी तरीके से वो बच्चा भी बोल रहा है, ठीक है। औपचारिक होता है, ठीक है। अनौपचारिक अनौपचारिक होती है भाषा अर्जन, ठीक है। औपचारिक नहीं होती। औपचारिक जो होता है वो भाषा अधिगम होता है। उसके बाद जो होता है ये बिना प्रयास के सीखी जाती है। अब आपके ये 4-5 जो टॉपिक हैं ये वाले, ये आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इन्हें आप लोग पढ़िएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं, ठीक है। ये आपके सीधे होते हैं कि भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये आपको आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं भाषा अधिगम क्या है। अब भाषा अधिगम भी इसी तरीके से सीखेंगे कि भाषा अधिगम क्या है।
अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को वहाँ ध्यान आ गई तो मैं आपको यहीं पर बता दूं भाषा अर्जन के बारे में। जिससे आपको सीटेट एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं। कितने? 2 से 3 प्रश्न आ चुके हैं और नई शिफ्ट में ही आए हैं। भाषा अर्जन का मतलब ऐसे समझिएगा कि यदि कोई बच्चा आगरा का है और हिंदी बोलता है, लेकिन वो पिता के किन्हीं कारणों की वजह से या कहें कि किसी अन्य कारणों की वजह से वो जाकर के तमिलनाडु में बस जाता है। कहाँ बस जाता है? तमिलनाडु में। वहाँ पर वो अलग भाषाएं सीखता है, लेकिन तमिल जो सीख लेता है वो वहाँ के माहौल से सीखता है, वहाँ के आस पड़ोस से सीखता है। तो वो जो भाषा कहलाएगी वो हमारी भाषा अर्जन ही कहलाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो भाषा अधिगम कहलाए। क्यों? क्योंकि बच्चे ने बिना किसी कॉपी किताबों के आस पड़ोस के लोगों की बातचीत के साथ में उस भाषा को सीखा है। तो जिसमें कॉपी किताबों की लिखने पढ़ने की आवश्यकता ना हो, उसके द्वारा भाषा को सीखना भाषा अर्जन कहलाता है। इतना सेंटेंस आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको ना कोई आपको नोट्स बनाने हैं, ना कुछ भी करना है। ये जो तरीके से जो भाषा सीखी जाती है वो भाषा अर्जन होती है। इस तरीके का अगर प्रश्न आए कि बच्चा तमिल का है, वो जाकर के केरल में बस गया, वहाँ उसने विद्यालय भाषा के रूप में अंग्रेजी को सीखा, लेकिन वहाँ के आस पड़ोस के वातावरण के रूप में उसने मलयालम को सीख लिया है, तो वो जो भाषा कहलाएगी हमारी भाषा अर्जन कहलाएगी, ना कि भाषा अधिगम। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हम बताना भूल गए थे आपको, तो हमने कहा वो आपको बता दें। कहाँ गई क्लास आपकी? ये रहा। अब बात कर लेते हैं आपकी भाषा अधिगम के बारे में। भाषा अधिगम क्या है? तो वह भाषा जैसे सीखने का प्रयास करना पड़ता है, कहीं जिसके लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें विद्यालय की आवश्यकता होती है और जिसके लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, वो हमारी कहलाती है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम का मतलब ऐसा है कि जैसे आपने हिंदी बोलना तो सीख गए लेकिन पढ़ना नहीं आता, सॉरी बोलना तो सीख गए लेकिन लिखना नहीं आता, उसके बारे में उसकी व्याकरण को नहीं आता। जो व्याकरण सीखने के लिए जब हम विद्यालय जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है भाषा अधिगम। तो वह भाषा जैसे सीखने में हमें प्रयास करना पड़ता है एवं विद्यालय जाना पड़ता है, तथा इस भाषा को सिखाने में व्याकरण की आवश्यकता होती है। उसमें हमने कहा था कि आपको व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आपका है कि इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? भाषा अधिगम कहलाता है। अधिगम का अर्थ सीखना होता है। इस प्रकार की भाषा अधिगम का अर्थ होता है भाषा को सीखना। यानी कि भाषा को सीखने के लिए जब हम सीखना शब्द आ गया ना, उसमें तो बिना प्रयास के हम लोग सीख रहे थे, घर वाले जो बोल रहे थे वही बोल रहे थे, लेकिन इसमें एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, विद्यालय की आवश्यकता होती है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरीके का जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हमारी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। अधिगम और अर्जन आपको समझ में आ गया? छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बस। यह औपचारिक प्रक्रिया है, मतलब इसमें आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, आपको ध्यान ही नहीं जाएगा कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को जानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे और ये प्रक्रिया प्रयासपूर्ण होती है। आपको इनको समझना भी पड़ेगा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, और आपके विलोम शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, नैकार्थी शब्द क्या है। ये चीज़ें आप लोग को समझनी भी पड़ेंगी। आगे बात कर लेते हैं, आपकी अगली है, क्लास कंप्लीट होने वाली है, कि भाषा अधिगम में जो अगली है कि यह नियमबद्ध प्रक्रिया, ये नियमों के द्वारा सीखी जाती है। इसके नियम होते हैं, उनके माध्यम से आप इनको सीख सकते हैं। चेतन प्रक्रिया यानी कि मन को सचेत रखना होगा। ऐसा नहीं हो जैसे मान के चलिए भाषा अर्जन जब हम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि पिताजी क्या बोल रहे हैं और हमें उसको कैसे बोलना है। वो बोला, हमने सुना और हम बोलने लगे। ठीक है, ये हमारा भाषा अर्जन हो गया। लेकिन इसमें आपको शिक्षक क्या कह रहा है या बड़े जो हमें पढ़ा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उस तरीके का जो होता है वो हमारा भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है मेरे बच्चों। ठीक है, शिक्षक के द्वारा सिखाया जाता है इसको, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सबसे बड़ा जो अंतर वो यही है कि भाषा अर्जन आप लोग स्वाभाविक रूप से, एक छोटा बच्चा है, जन्म लिया, उसने अपने आस पड़ोस के माध्यम से उसने भाषा सीख ली, भाषा अर्जन। और यदि कोई बच्चा यूपी का है, बिहार का है, वो जाकर के तमिलनाडु में या केरल में या कहीं भी बाहर बस गया और वहाँ की भाषा उसने विद्यालय में ना सीख करके वहाँ के आस पड़ोस के वातावरण के साथ में सीखी, तो वो भाषा अर्जन कहलाएगी। वातावरण के साथ में, आस पड़ोस के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने माता पिता के द्वारा जो बच्चा भाषा सीखता है वो भाषा अर्जन कहलाती है। अपने विद्यालय में लिखित माध्यम से शिक्षक के द्वारा एवं प्रयासपूर्ण तरीके से जो भाषा सीखता है वो भाषा अधिगम कहलाती है। दो अंतर आप लोग समझ जाएंगे तो आप भाषा अधिगम एवं अर्जन को आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आप लोग अपना पूरा कंटेंट
क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा, इसी से आप लोग अपना पूरा कंटेंट क्लियर कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरे शेरों, अब किसका इंतजार कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो क्लास को और शेयर करो सभी दोस्तों के साथ में, और शेयर करके उन बच्चों को भी बता दो कि क्लास आप लोगों के लिए शुरू हो चुकी हैं। वो सर आपको पढ़ाने के लिए आप देखिएगा। जो बच्चे, दो तरीके के बच्चे हैं इस बार सीटेट एग्जाम में। पहले वो जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा और लास्ट तक आपको पूरा कंटेंट कवर होगा आपका, जिससे आप लोग अपने एग्जाम में आसानी से अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टीचर ये चीज़ नहीं करवाते हैं। दूसरी चीज़, वो बच्चे जो 3 से 4 बार अपने सीटेट एग्जाम को दे चुके हैं और उनका सीटेट एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो वो बच्चे जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग अभी तक हो सकता है कि गलत कंटेंट पढ़ रहे हो या गलत मार्गदर्शक में हो। वो चीज़ें हम आपको इस तरीके से देंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे, अपने तजुर्बे के साथ में पढ़ाएंगे, ताकि वो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलते हैं। इसी के साथ में ध्यान रखिएगा अपना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्लास को सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और हमें भी बताइएगा कि आप, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप हमारे लिए कितनी मेहनत करेंगे। चलते हैं, इसी के साथ में ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ जय हिंद।